अब बात करते हैं जरा लोकसभा चुनाव की। आपको दिखाते हैं कैसे लोकसभा की लड़ाई के लिए पार्टियां उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस की भी शुरू हो चुकी है बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची हो रही है। बीजेपी से खबर है कि आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल की बची हुई करीब 106 सीटों पर चर्चा संभव है। तो कांग्रेस से खबर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तराखंड की करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। आइए आपको बताते हैं दूसरी लिस्ट में किसका नाम कट सकता है, किसको टिकट मिल सकता है। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी पार्टियां। $400 पार का टारगेट, सीटों के लिए मोदी का कैलकुलेटर। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में होंगे 106 नाम। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 और दूसरी लिस्ट में होंगे 60 नाम। लोकसभा की लड़ाई में एक एक सीट की जीत जरूरी है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर टीएमसी, एनडीए गठबंधन से लेकर इंडिया गठबंधन तक अब हर कोई इस माथापच्ची में जुटा है कि कौन सी सीट से किसको टिकट देना है, किसे उम्मीदवार बनाना है, कौन जीता पाएगा। आपको बता दें कि आज एक तरफ बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति यानी बीजेपी सीईसी की मीटिंग हो रही है। बीजेपी 106 उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दूसरी लिस्ट के लिए अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस 60 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। पहले बात बीजेपी की करते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल की बची हुई सीटों पर चर्चा कर रही है। इससे पहले बीजेपी सीईसी की पहली बैठक में 16 राज्यों की 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें खुद पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान के नाम थे। अब आपको बता दें कि दिल्ली की 2, गुजरात की 11, गोवा की 1, झारखंड की 2, केरल की 8, मध्य प्रदेश की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम नागालैंड की 1-1, राजस्थान की 10, सिक्किम की 1, तेलंगाना की 8, उत्तराखंड की 2, उत्तर प्रदेश की 28 और पश्चिम बंगाल की 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। इसके अलावा बीजेपी ने अभी तक महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और तमिलनाडु में एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। महाराष्ट्र और बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत जारी। उत्तर प्रदेश में भी कई दिग्गजों के टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह आदि शामिल। दिल्ली में गौतम गंभीर पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। उनकी सीट पूर्वी दिल्ली से कोई नया चेहरा आएगा। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट कटने की बात भी कही जा रही है। उत्तराखंड में पौड़ी और हरिद्वार सीटों पर भी नए चेहरे उतारे जाने की चर्चा है। महाराष्ट्र में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर से उम्मीदवार फाइनल करने पर चर्चा होगी या नहीं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे नितिन गडकरी को महाविकास आघाडी से जुड़ने का ऑफर या फिर कहें कि शिगुफा छोड़ चुके हैं। आणखीन कोणाकोणाची नाव आहेत, त्याच्यामध्ये आणखीन एकाचं नाव आहे, ते म्हणजे कृपाशंकर सिंह। माहिती तुम्हाला कोण आहेत? काँग्रेस पण यांच्या उरावरती आलेला, युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही।
अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो. दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा. महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नहीं. पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की बात कही जा रही है और उसी के बाद सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो. आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेना से हुए गठबंधन के बाद बीजेपी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी. तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके के साथ दोबारा गठबंधन की संभावना खत्म होने के बाद अब बीजेपी शशिकला के भतीजे एएमएमके के दिनाकरण और एआईएडीएमके से निष्कासित ओ पन्नीरसेल्वम से चर्चा कर रही है. बीजेपी की नजरें पीएमके और डीएमके पर भी है. आपको बता दें कि कर्नाटक में भी बीजेपी कई नए चेहरे उतारने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक कई मौजूदा सांसदों ने अलग अलग कारणों से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई. पूर्व सीएम और बेंगलुरु उत्तर से सांसद सदानंद गौड़ा, हावेरी से सांसद शिव कुमार उदासी चुनाव लड़ना नहीं चाहते. इनके अलावा दावणगेरे से भी जीएम सिद्धेश्वर, बीजापुर से सांसद गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी. गुजरात से उनके नाम है यूसुफ पठान, लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे. अच्छा, आप जहाँ पे खड़े हुए वहाँ पे अधीर चौधरी है जो बड़ौदा कांग्रेस का, जो पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस ने वो सीट जीता ही नहीं है अभी तक. ये बड़ी चैलेंज है. चलो कोई बात टफ नहीं, चैलेंज है. लेकिन ये हर चीज बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ. और जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँगा. कांग्रेस की दूसरी सीईसी की बैठक में राजस्थान में भी पूर्व सीएम गहलोत को उतारा जा सकता है. सचिन पायलट भी उम्मीदवार हो सकते हैं. केसी वेणुगोपाल तक को लोकसभा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस जता चुकी है कि फोकस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर है. मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक. आइए आपको सीधे लिए चलते हैं. हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हिमांशु, आज गांधी परिवार के 4 लोगों की किस्मत तय होनी है. हालांकि कांग्रेस में यूपी पर डिसीजन होगा या नहीं, अमेठी रायबरेली पर, लेकिन इधर माना जा रहा है कि यूपी में पीलीभीत, सुल्तानपुर, क्या आज वरुण गांधी और मेनका गांधी का फ्यूचर, चुनावी फ्यूचर सील होगा? मुझे लगता है अंजना कि शायद सील हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाए. उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है. तो मुझे लगता है जो बाकी बची हुई सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, 6 गठबंधन को जानी है. उसके अलावा जो 23 सीटें हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी. आज वरुण गांधी जो पीलीभीत से पिछली बार चुनाव लड़े थे और उनकी माता जी जो है सुल्तानपुर से जो मेनका गांधी चुनाव लड़ी हैं उनके ऊपर भविष्य तय हो जाएगा. बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भविष्य तय होगा, वीके सिंह को लेकर भविष्य तय हो जाएगा. साथ ही साथ कर्नाटक में जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते उनके टिकट काट दी जाए. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छा से कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं. सदानंद गौड़ा हो या शिव कुमार उदासी हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि वो पार्टी में अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं. उनको पार्टी कुछ और जिम्मेदारी दे. इनके अलावा बच्ची गौड़ा हैं या अन्य सांसद हैं, एक मंत्री हैं ए नारायण स्वामी, उनके भी को लेकर जो फीडबैक है वो ठीक नहीं है. तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की टिकट काटना चाहती है जिनका फीडबैक ठीक नहीं है. दूसरी तरफ तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है टीटी दिनाकरन के साथ जो है वो गठबंधन के लिए आगे बढ़ सकती है. एआईएडीएमके से जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं पलम स्वामी, उनके साथ गठबंधन चाहती है. साथ ही साथ डीएमडीके के साथ भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बात कर रही है. तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है. 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 4 सीटें जीती थी, 14 के अंदर 1 सीट जीती थी, 19 में सीट नहीं जीत पाई थी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है दक्षिण राज्यों में गठबंधन कर रही है उससे उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है इस बार दक्षिण से भी मिलेंगी उन्हें. बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र का पेच फंसा हुआ है और इसीलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं. एनडीए में घमासान है. वहां पर एनडीए में महाराष्ट्र का गणित सुलझाने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद है. मुंबई में महाराष्ट्र एनडीए यानी महायुति की बैठक टल गई है. अभी तक महाराष्ट्र एनडीए में एकनाथ शिंदे गुट अजित पवार के बीच सीटों की रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही. तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच में सीटों की तकरार भी चल रही है. एमवीए में मुंबई की सीट को लेकर कल से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच तनाव है.
आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मोदी का मिशन 400 पार, महाराष्ट्र में एनडीए में रार। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की मीटिंग, मुंबई में महायुति की बैठक टली। अजित पवार और एकनाथ शिंदे गुट में सीटों पर बात क्यों नहीं बन रही? क्यों दिल्ली में भी महाराष्ट्र पर एनडीए की बैठक में बात नहीं बनी? महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर आखिर चल क्या रहा है? अब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हो चुकी है। सवाल ये है कि अब तक क्यों महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। दिल्ली की बैठक के बाद फडणवीस ने कहा था कि मीटिंग में 80% मसले हल कर लिए गए, 20% मसलों पर चर्चा चल रही है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 35 सीटों पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच बात बन गई है और इन 35 सीटों पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए की मुश्किल ये है कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे गुट के साथ अजित पवार गुट को भी साधना पड़ रहा है। और खबर ये है कि रामटेक, यवतमाल, वाशिम और कोल्हापुर जैसे इलाकों के नेता एकनाथ शिंदे पर सीटें नहीं छोड़ने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में बीजेपी ही नहीं अजित पवार की पार्टी भी टिकट चाहती है। उधर अजित पवार मावल और परभणी जैसी सीटों पर भी नजर बनाए हुए हैं, जहां अभी शिंदे के सांसद हैं। सीट बंटवारे के इसी संतुलन को साधने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक समाधान सामने नहीं आया है। वैसे सूत्रों के मुताबिक एनडीए में जिस फॉर्मूले की बात संभव है, उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी को 6 से 8 सीटों का ऑफर दे सकती है और उसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10 से 12 सीटें देने का प्रस्ताव है। बीजेपी खुद 28 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और मुंबई की 6 में से 5 सीटें खुद के लिए रखकर सिर्फ 1 सीट शिंदे को दे सकती है। इसके अलावा बीजेपी कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के नेताओं को भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव कर सकती है, लेकिन सीटों के बंटवारे की रार सिर्फ महाराष्ट्र में ही एनडीए में नहीं मची है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में पिछले 2 दिनों में बात कुछ बिगड़ी नजर आई। उसे संभालने के लिए कांग्रेस के 3 नेता मातोश्री पहुंचे, क्योंकि मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट पर उद्धव ठाकरे की ओर से शिंदे गुट के सांसद के बेटे को बतौर उम्मीदवार उतारने के बाद संजय निरुपम भड़क गए थे। जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि उस डिस्प्यूटेड सीट या जो पेंडिंग सीट है उसके ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करे। महाराष्ट्र में ऐसी 8-9 सीटों को लेकर अघाड़ी के बीच एक राय नहीं बन पाई है। वैसे पिछली बार के नतीजों के हिसाब से मौजूदा स्थिति देखी जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस 25 सीट लड़ी थी और 1 सीट जीत पाई थी। एनसीपी 19 सीट लड़कर 4 सीट जीत पाई थी, लेकिन अब शिवसेना का एक टुकड़ा और एनसीपी का दूसरा टुकड़ा एमवीए में साथ है, जिसमें उद्धव ठाकरे के पास 5 सांसद बचे हैं और शरद पवार के पास 4 में से 3 सांसद बने हुए हैं। फिर भी ये संख्या कांग्रेस के 1 सांसद से अधिक है और इसी बात को लेकर एमवीए में पेच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए महाराष्ट्र में माथापच्ची जारी है। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी 25 सीटें लड़ी थी और 23 जीती थी। तब शिवसेना ने 23 सीटें लड़ी थी और 18 जीती थी, लेकिन अब शिंदे वाली शिवसेना के पास 13 सांसद बचे हैं और अजित पवार वाली एनसीपी के पास सिर्फ 1 सांसद है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा फंसा तो इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का संकट बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, दोनों ही तरफ, चाहे महायुति हो महाविकास अघाड़ी हो, दोनों की ही लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मतलब परहेज इस बात से भी नहीं है कि सामने आकर दोनों पब्लिक में भिड़ रहे हैं। देखिए, पेच इस बात का है कि सिर्फ सीटों के बंटवारे से काम नहीं चलेगा, तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा करना होगा कि जो वोट ट्रांसफर है वो दोनों ही गठबंधनों को एक दूसरे के लिए करना होगा। यानी जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उस पार्टी के उम्मीदवार को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी 2 भी
पार्टियों के वोट भी मिले, इस तरीके की व्यवस्था उन्हें करनी होगी। और इसी को लेकर दरअसल असली लड़ाई शुरू हो रही है। जैसे एकनाथ शिंदे ने उस दिन जब मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तब उन्होंने बीजेपी के नेताओं को कहा कि अगर आपका उम्मीदवार खड़ा होगा मुंबई में, तो ये मान के बच चलिएगा कि हमारे समर्थक यानी शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थक आप ही को वोट डाल सकते हैं। वो हो सकता है कि आपके खिलाफ उद्धव ठाकरे के पास वोट डालने चले जाए, और इसीलिए उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना का उम्मीदवार होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस मामले से वो कह रहे हैं कि मुंबई में हम 4-5 सीटें क्यों, हम 3 सीटें जो हम लोग 2019 में करते थे उस तरीके से बंटवारा कर लें। दूसरी तरफ अजीत पवार गुट का कहना है कि भाई ठीक है, हमारे पास 40 विधायक है और उसकी वजह से हमको कम से कम 6 से 8 सीटें तो मिलनी चाहिए। हमने जो सीटें जीती है, सिर्फ उतनी सीटें जो एनसीपी ने एक साथ मिलकर जो जीती थी, सिर्फ उतनी सीटों से काम नहीं चलेगा। और तीसरा, महाविकास आघाड़ी में दिक्कत यह हो गई है कि उद्धव ठाकरे किसी ना किसी तरीके से यह साबित करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी टूटने के बावजूद भी वही सबसे बड़ा दल है, और इसके वजह से वो सीधे सीधे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 23 सीटें जो हमारी थी पहले से, उतनी सीटें तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमारे बिना यहां पर कुछ सीटें जीत नहीं पाएगी। दरअसल कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो, जो टूट कर अलग हुए हैं उन सबके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। उनको अपना अस्तित्व जिंदा रखना है, अपने आप को बड़ा बनाना है, और इसीलिए सब में ये पेच फंसा हुआ है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।